Marriage is about a delicate balance of understanding and respect with a tinge of love. This poem is about how a marriage should not be. Poetry, chapter number 6, Aunt Jennifer's Tiger by Adrian Rich, अपनी बुक फ्लेमिंगो से. आखिरी पोम है. तो एज यूजुअल क्विकली शुरू करते हैं एक चैप्टर ओवरव्यू के साथ. पोएट का नाम एड्रियन रिच. हमेशा पोएट का नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ब्राउनी पॉइंट्स आ जाते हैं कहीं ना कहीं से. ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1951. याद रहे तो बेहतर, नहीं याद रहे तो नथिंग लॉस्ट. लिटरेरी डिवाइसेस विच वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस इस पूरी पोम में: सिंबॉलिज्म, एलिटरेशन, आयरनी, इमेजरी एंड कॉन्ट्रास्ट. ये कुछ मेजर लिटरेरी डिवाइसेस हैं, लिटरेरी टूल्स जो यूज किए गए हैं पोएट द्वारा इस पूरे पोएम में आएंगे, और जब आएंगे अपन उसको एक्सप्लेनेशन में समझ लेंगे. अंत तक बने रहेगा इस वीडियो के क्योंकि लास्ट में हम इस पूरे लिटरेरी डिवाइसेस को अच्छे से डिटेल में समझेंगे विद अ फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम द पोम. राइमिंग स्कीम क्या है? ए ए बी बी. देखते हैं कैसे. प्लॉट समरी. तो ये थीम क्या है? मिसोजिनी पता है क्या है? मेल शोविनिज्म के बारे में तो सुना ही होगा. मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पे, एक ऐसी पेट्रियार्कल सोसाइटी जहां पे मर्दों को, मेल्स को फीमेल के ऊपर माना जाता है, जो कि एकदम गलत है. पर और उसके चलते कितने सारे अन्याय होते हैं, किस तरीके से अनफेयरली ट्रीट होती हैं वुमेन, स्पेशली इन अ मैट्रिमोनियल बॉन्ड. मतलब शादी के अंदर तो और भी ये स्थिति गंभीर हो जाती है. इसी के ऊपर एक टिप्पणी है बाय अ मैरिड वुमेन ऑन हर wedding and how she sees it, her marriage and how she sees it, और किस तरीके से वो problematic बनता जा रहा है over a period of years. So let's see what is the plight of this lady in this poem. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. सबसे पहले तो screen, green, tree, certainty. साउंड पे ध्यान देंगे तो राइम स्कीम समझ में आ जाती है. तो स्क्रीन ग्रीन ए ए, ट्री सर्टेनिटी बी बी. द फर्स्ट स्टैंजा इंट्रोड्यूसेस अस टू आंट जेनिफर एंड हर पैशन फॉर एम्ब्रॉयडरी. तो आंट जेनिफर हमारी मेन यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी इस पोएट्री को समझेंगे. और उनको बहुत पसंद है एम्ब्रॉयडरी करना. एम्ब्रॉयडरी करना क्या होता है कि अपन कोई भी क्लॉथ के ऊपर अच्छे डिजाइन या पैटर्न्स वगैरह बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि भैया मेन अपना जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है और उनकी हॉबी क्या है. शी इज वीविंग अ पीस ऑफ क्लॉथ टू बी यूज्ड एज अ स्क्रीन. तो एक स्क्रीन की तरह, एक कपड़े का एक कवर की तरह यूज करने के लिए एक क्लॉथ के ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं. द पैटर्न शी वीव्स डिपिक्ट टाइगर्स जंपिंग अराउंड इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. यहां पे एक ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर वो एक टाइगर का चित्र बना रही हैं. और टाइगर किस पोजीशन में है? इट इज जंपिंग अराउंड. अब जंपिंग अराउंड का कौन सा इक्विवेलेंट वर्ड है? प्रांस. प्रांस का मतलब होता है जंपिंग अराउंड. तो मूवमेंट को डिपिक्ट कर रहा है. अब ये बहुत जरूरी है कि पोम के हर एक शब्द के ऊपर ध्यान दिया जाए क्योंकि हर एक शब्द से कुछ ना कुछ मीनिंग बन सकता है. और रिमेंबर, पोएट्री में गलती करने का स्कोप थोड़ा कम होता है इफ वी अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ वर्ड्स बाय द पोएट. और यहां पे हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रांस बता रहा है एक टाइप का मूवमेंट जो कि एनर्जी से भरपूर है. क्यों? इसका अंदाजा, इसका थोड़ा समझ हमें आगे आने वाले कुछ लाइन्स में मिलेगा. They are bright yellow in color like the topaz stone. Topaz एक पीले रंग का पत्थर होता है, उस तरीके से bright yellow कलर का होता है. टाइगर येलो होता है with black stripes. The dense green jungle is the backdrop of the scene. मैंने बोला था आपको कि ग्रीन बैकग्राउंड यूज किया गया है. ग्रीन क्या डिपिक्ट करता है? ग्रीनरी. अब शेर कहाँ रहता है? जंगल में ना. जंगल कैसा होता है? ग्रीन होता है. इसीलिए उसने बैकग्राउंड को ग्रीन यूज किया गया है. बहुत इंपॉर्टेंट है कलर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सारे कलर्स और ये सारे मूवमेंट्स जो कि वो दर्शा रही हैं वो उनके असली लाइफ के अंदर की एक इनसाइट हमें देता है कि वो कैसा चाहती हैं उनकी लाइफ हो, पर कैसा नहीं है उनकी लाइफ अनफॉर्चुनेटली. द टाइगर्स फुल ऑफ द जेंटलमैनली मैनरिज्म्स आर ब्रेव मैजेस्टिक रूलर्स ऑफ द फॉरेस्ट हु आर अनअफ्रेड ऑफ मेन. और टाइगर्स का क्या होता है? एकदम मैजेस्टिक है, मतलब एकदम रॉयल लगते हैं और बहुत ही जेंटलमैनली भी बोल रही हैं वो. यहाँ पे शिवैलरिक वर्ड बताता है कि जेंटलमैनरी बोल रही है. शिवैलरी वो होता है जहां पे एक जेंटलमैन की तरह हम ट्रीट करते हैं. एक इंसान, एक जो मेल होता है वो फीमेल को जेंटलमैन की तरह ट्रीट करता है. ये जनरल आइडिया होता है शिवैलरी का. पर अगर अति हो जाए तो यही मिसोजिनी में कन्वर्ट हो जाता है कई बार.
ठीक है। तो यहां पे उन्होंने एक शिवैल्ड्रिक सर्टेनिटी जब वर्ड यूज किया है, तो यहां पे ये बताना चाह रही है मैं शिवैल्ड्रिक सर्टेनिटी फ्रेज के साथ कि वो जो टाइगर्स है ना, वो बहुत खूबसूरत तरीके से बढ़िया चलते हैं उस पूरे फॉरेस्ट के अंदर, और बहुत ही जेंटलमैनली और काम एंड कंपोज, वेरी ग्रेशियस एंड मैजेस्टिक, मतलब एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं। यहां तक हमने फर्स्ट स्टैंजा में ये समझा। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. और यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा सिंबोलिज्म शुरू हो चुका है। स्टैंजा 2 में फाइनली फर्स्ट कमेंट्री की जा रही है ऑन हर मैरिज विथ जो भी अंकल है, उनके आंट है तो अंकल बोल दिया गया है उनको। आंट जेनिफर्स फिंगर्स ट्रेम्बल विथ फियर, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो फ्लटरिंग का मतलब यहाँ पे है ट्रेम्बल, मतलब शिवर कर रही है, हाथ कपकपा रहे हैं। कपकपाते कब है? यूजुअली जब हम ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या फिर ज्यादा फियरफुल होते हैं। यहाँ पे फियर है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम पोएट्री से डील करें ना, तो जो भी इमोशंस के ऊपर वहां पे लाइट शेड की जा रही है, उन इमोशंस को हम कहीं ना कहीं कोने में नोट कर लें, बिकॉज वही इमोशंस डिसाइड करते हैं कि फ्लो ऑफ पोएट्री क्या होगा या फिर टोन ऑफ द पोम क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे फियर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, एंड इन दिस वे शी इज फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम कमेंटिंग अपॉन द स्टेट ऑफ हर मैरिज टू दैट मैन, जिसको हम अंकल बोल रहे हैं। एज शी एम्ब्रॉयडर्स द फियरलेस टाइगर्स ऑन द क्लॉथ, शुरुआत हो चुकी है हमारे लिटरेरी डिवाइसेस की। फियरफुली वो बना रही है फियरलेस टाइगर, तो मतलब डर में बना रही है निडर टाइगर को। कॉन्ट्रास्ट, यहां से कॉन्ट्रास्ट जो हमारा लिटरेरी डिवाइस था उसको यूज करना शुरू हो चुका है। शी इज वीविंग समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली इन कॉन्ट्रास्ट विथ हर कैरेक्टर, सो शी इज बोथ एक्साइटेड एंड अफ्रेड। जैसे मैंने बताया था, क्विवर, हाथ शिवर कब कब कर सकते हैं, एक्साइटमेंट में या फिर डर में, अनलाइक द टाइगर। तो टाइगर जैसा उनके अंदर कुछ चल रहा है, पर असली जीवन में वो टाइगर या टाइग्रेस की तरह एक्ट नहीं कर पा रही है। तो मतलब ऐसा बोला जाता है ना, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो अपने आर्ट में आप अपने आप को डिपिक्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से। शायद आंट जेनिफर ऐसी कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। She is afraid that her husband would not approve of her embroidering fearless tigers that are proud of their existence. और यहाँ पे हमें एक और चीज पता चलती है कि किस तरीके से सप्रेसिव है अंकल, जो उसका हस्बैंड है, बहुत सप्रेसिव और बहुत ही अजीब किस्म का करीब का आदमी है। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि उसे लगता है कि उसके, एक तो उसको, आई डोंट नो व्हाई this lady, unfortunately, because I think the society is constructed in such a fashion कि उसे अप्रूवल की जरूरत है। पहली बात तो किसी को अप्रूवल की जरूरत होनी नहीं चाहिए, स्पेशली एक वाइफ को अपने हस्बैंड से तो नहीं, बिकॉज इक्वल होते हैं दोनों। पर यहाँ पे उनको वो डर है कि अरे ये मेरा अप्रूव नहीं करेंगे एक फियरलेस टाइगर बनाना। क्यों? बिकॉज इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स वेरी केयरफुली, आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से वो, उनका हस्बैंड जो है, वो उसे सप्रेस करता है, और उसकी जो भी क्रिएटिविटी है या जो भी अंदर की पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो कि चाहती है कि वो बाहर दुनिया को दिखाए, फियरलेसनेस उसकी जो है वो दिखाए, वो उसको अप्रूव नहीं करेगा। तो यहीं पे सेल्फ डाउट का सीड वहां पे उन्होंने सो कर दिया है उसके हस्बैंड ने, और इसलिए वो एक छोटा सा एम्ब्रॉयडरी बनाने में भी डर लग रहा है कि अरे अरे ये फियरलेस टाइगर नहीं बनाऊंगी शायद मेरा पति, क्यों चाहिए अप्रूवल, नहीं चाहिए अप्रूवल। हर बर्डनसम मैरिज हैज वॉर्न हर आउट, और बर्डनसम मैरिज का मतलब है जो इतना बर्डन, एक बोझ की तरह बन गई है उसकी जो मैरिज, हैज वॉर्न हर आउट, मतलब उसने थका दिया है उसने। वेयर एंड टेयर होता है ना, चीजें जब बार बार यूज होती तो खराब होने लगती थोड़ी थोड़ी, तो यहाँ पे वॉर्न उस तरीके से कि over a period of time she is very tired and probably stepping into that zone of hopelessness कि यार अब तो ठीक है जो है यही जीवन है वाले मोड में जा चुकी है। Unfortunately she has given up on having a better marriage and she is so tired that she finds it difficult to pull the ivory needle। और ये थकान, ये जो चल रहा है ना, ivory needle है, मतलब एक बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी सफेद रंग की नीडल है, और उसको भी खींचने में वो बहुत टायर्ड फील कर रही है। बिकॉज अगर आप कभी भी कोई रिलेशनशिप में रहें, और स्पेशली एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहें जहां पे आपका पार्टनर आपको सप्रेस करने की कोशिश करता है या कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो आप भी ये समझेंगे कि किस तरीके से वो आपके सेल्फ एस्टीम के ऊपर अनफॉर्चुनेटली बार बार अटैक कर रहे हैं। और यहाँ पे भी वही हो रहा है कि वो अटैक करते करते अनफॉर्चुनेटली अब उनके स्ट्रेंथ ऑफ विल भी नहीं रहा एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी भी नहीं रहा, तो वो एक छोटी सी नीडल को भी खींचने में उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी फील्स टायर्ड। हर फिंगर्स आर आल्सो वेड डाउन बाय अंकल्स वेडिंग बैंड, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सिंबोलिज्म है, जो हाथ में उन्होंने अपनी शादी की वो अंगूठी पहनी है, एंगेजमेंट रिंग पहनी है, वो भी एक बर्डन जैसा लगता है। तो मतलब जो एक लिटरल बर्डन है और एक फिगरेटिव बर्डन है, दोनों की बात की जा रही है। लिटरल बर्डन क्या है, वो जो उन्होंने हाथ में अंगूठी पहनी है। फिगरेटिव बर्डन क्या है
कि भैया वो अप्रूवल वाला बर्न करेगा कि नहीं करेगा वाला सीन है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम बैंड की बात करें किस तरीके से। तो बैंड ये सिंबलाइज करता है कि वो एक मैट्रिमोनियल बॉन्ड में है जिसको सेक्रेड माना जाता है और जिसको तोड़ना बहुत ही खराब माना जाता था स्पेशली उस समय में। और वो बैंड भी एक तरीके से बॉल एंड चेन वाला रिलेशनशिप बन गया है कि मतलब होता है ना कि गले में अटक गया है, ना उगल पाओ ना निगल पाओ, वैसा वाला सीन हो गया इनके साथ। She does not consider the ring as hers even years after her marriage. Burdened by the obligations of marriage, she is now crushed and worn out. और आज भी वो उस रिंग को अपनी नहीं मानती, वो मानती कि उन्होंने उन्हें दी है, तो इट्स बेसिकली लाइक अ हैंडकफ कि भैया बंध गए जीवन में बंधन के लिए, बंधन के नाम पे जेल के अंदर चलेगा टाइप का हो गया है। और इतने सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं कि मतलब ये करो वो करो फलान ढिकान, मतलब मैरिज में एक जिस समय की ये बात है ना, उस समय वुमेन एम्पावरमेंट नाम की चीज़ ना बस शायद आ ही रही थी। तो उनका बेसिकली ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता था कि यार अच्छा घर में घर संभालना, ये करना, पति को प्लीज वगैरह करना, इतनी छोटी सी दुनिया थी और वो भी अनफॉर्चुनेटली खराब सी दुनिया थी। तो वो बर्डनसम ऑब्लिगेशंस जो मैरिज के होते हैं उस सब के नीचे फिर से एक और बार क्रश्ड एंड वॉर्न आउट वाला जो फीलिंग है उनका, उसके ऊपर वो लाइट शेड करती है। फिर क्या होता है? When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. और अब थर्ड स्टैंजा में फाइनली वो डेथ की बात करती हैं। वो बोलती हैं कि भैया फ्यूचर की बात कर रही हैं, अभी मरी नहीं है, वो फ्यूचर की बात कर रही हैं कि जब मौत आएगी तब क्या होगा। द पोएट सेज दैट व्हेन द आंट इज डेड, हर हैंड्स व्हिच वर अ पार्ट ऑफ अ टेरिफाइड एग्जिस्टेंस, ब्यूटीफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स, टेरिफाइड एग्जिस्टेंस, याद रखिए फियर इज द कोर इमोशन इन ऑल ऑफ दिस पोम, shall lie by her side। तो जो हाथ जो कपकपा रहे हैं खौफ में, वो जब मौत आ जाएगी तो कॉफिन में जब वो लेटी होंगी तो those hands will lie by her side, तो शांति से उनके जो हाथ होंगे उनके आजू बाजू रहेंगे। They will also be lying about her existence as a subservient wife, as the fingers had created brave tigers in contrast to her real character। और वहां पे उनके जो हाथ होंगे वो एक और झूठ बोल रहे होंगे, क्या कि वो एक सबसर्विएंट, मतलब एकदम सर्वेंट जैसी, एकदम दबाव में आके ऐसे रहने वाली महिला थी, एक वाइफ थी, और उनके फिंगर्स, वो कपकपाते हुए हाथों ने एक ब्रेव टाइगर्स को जन्म दिया उस पर्टिकुलर पीस ऑफ आर्ट के ऊपर। ये भी एक झूठ होगा जो कि कॉन्ट्रास्ट बाय द वे। तो क्योंकि उनके मरने के बाद उनका आर्ट तो जिंदा रहेगा, तो उसके आर्ट को देख के कई बार लग सकता है कि वाह व्हाट अ ब्रेव वुमन, इतना बढ़िया बनाया है, इतना प्रांसिंग टाइगर्स, तो वो खुद भी ब्रेव होंगी। तो ये झूठ जो है ना, उनके मरने के बाद शायद तूल पकड़ ले, it might gain a little bit of momentum। The poet here wants to convey that although her husband's torture had been able to cower her, cower का मतलब है कपकपाना, in fear, to shiver in fear, cower her down superficially, but it could not kill her mind which pined for freedom। तो यहाँ पे बताने कि इवन दो असल जिंदगी के अंदर उनकी जो अगर बॉडी की बात करें, उनके एग्जिस्टेंस की, फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करें, तो वहां पे तो उनके पति का राज चल गया, उन्होंने सप्रेस कर दिया, बट अंदर का जो स्पिरिट है उनका, जो कि उन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडरी में दर्शाया भी है, वो अंदर की स्पिरिट को वो टच नहीं कर पाया, क्योंकि आर्ट ऑलवेज ऑलवेज सर्वाइव्स द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ टाइम। मतलब जो कला होती है वो समय के साथ साथ ना उनके अलग अलग मीनिंग बदलते रहते हैं, और यहाँ पे एक ही मीनिंग है, द स्ट्रेंथ, द इनर स्ट्रेंथ दैट शी हैड, और वही को वो प्रोजेक्ट कर रही थी इन हर एम्ब्रॉयडरी। विच पाइंड फॉर फ्रीडम, पाइंड मतलब विच एक्चुअली वॉन्टेड, क्रेव्ड फॉर फ्रीडम। तो पाइंड एक नया वर्ड है, अगर अच्छा लगे तो लिख लीजिएगा। Unfortunately, her ordeal will not end with her death, but वो जो उनकी मौत के साथ उनकी जो परेशानी है वो खत्म नहीं होगी। Ordeal का मतलब होता है a difficult situation, ठीक है, तो वो खत्म नहीं होगी। As the burdensome ring will remain on her even after the, और फिर से रिंग की बात कर ली, क्योंकि मरने के बाद भी वो रिंग उनकी उंगली पे ही लगी रहेगी। तो वो तब भी सोचिए, मतलब मौत के बाद भी वो रिंग, वो जो बंधन है उसे बंधी रहेगी, और उसका भी टेंशन उनको है, अपने पोएट को है, अबाउट आंट जेनिफर। However, her desire for freedom will remain alive through her tigers, which will continue to prance about ऑन द स्क्रीन। बट मरने के बाद भी जो उनके अंदर इनर ट्रू सेल्फ है ना, जिसके अंदर उनका जो जज्बा है, जो प्राइड वो अपने आप में रखती हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो बाहर नहीं दिखा पा रही, बिकॉज शी हैज बीन सप्रेस्ड बाय हर हस्बैंड फॉर मेनी मेनी ईयर्स नाउ, वो जो स्पिरिट है उसको कभी टच नहीं कर पाएगा कोई भी, और वो स्पिरिट विल आउटलिव हर। किस तरीके से? इन द फॉर्म ऑफ दैट ब्यूटिफुल आर्टफुल एम्ब्रॉयडरी, जिसमें एक ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर एक ब्यूटिफुल से टाइगर्स हैं येलो येलो कलर के, जो कि प्रांस कर रहे हैं। प्रांस का मतलब क्या था? जो कि कूदा फांदी कर रहे हैं, मतलब बता रहा है कि हाई एनर्जी हाई स्पिरिट। तो वो उनके माइंड का
एक रिफ्लेक्शन है ऑन दैट कैनवास ऑफ हर चॉइस और एम्ब्रॉयडरी। और इसी के साथ ये वाली पोम बहुत ही हार्ड हिटिंग पोम में यहाँ पे समाप्त होती है। अब आते हैं हम कुछ लिटरेरी डिवाइसेस पे, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था शुरुआत में वीडियो के। सिंबोलिज्म, वो सिंबल्स लिखा है, बेसिकली सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म का रूट वर्ड होता है सिंबल। अब आंट, अंकल टाइगर, वेडिंग बैंड, आंट जेनिफर्स हैंड, तो ये सारी चीजें, अंकल सिंबलाइज किसको करते हैं? जनरल मेल पॉपुलेशन को। पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को ये एक शब्द रिप्रेजेंट करता है, आंट। फीमेल्स इन दैट सोसाइटी, इन दैट पेट्रियार्कल सोसाइटी, स्पेशली मैरिड वुमेन इन दैट सोसाइटी को आंट करता है। टाइगर्स किस तरह को करता है? प्राइड को करता है, फियरलेसनेस को करता है, जो कि यूजुअली इन महिलाओं के अंदर रहती है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे मर्दों की वजह से वो दब जाती है फॉर अ लाइफ टाइम। बहुत सीरियस चीज है। वेडिंग बैंड, बॉल एंड चेन वाला मैंने आपको जो बोला था, वेडिंग बैंड भी बेसिकली एक बर्डन बन चुका है, एक रिमाइंडर बन चुका है कि भैया अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पति का है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, नेवर। आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हैंड्स बैंड के साथ ही बताते हैं कि किस तरीके से कहानी कुछ और कहती है उनके हाथ, पर सत्य कुछ और है। कपकपा रहे हैं असल जिंदगी में, पर कपकपाते हुए बना रहे हैं क्या? फियरलेस टाइगर्स। तो आंट जेनिफर के हाथों, और कॉफिन मतलब मौत के बाद भी उन हाथों की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत काम वाम करना भी पड़ता है ना एक मैरिज के अंदर। लोगों को लगता है कि फीमेल का ही काम है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाउस होल्ड शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द टू, द मैन एंड द वुमेन ऑफ द हाउस, और इक्वली उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। पर ये वो समय नहीं था, इसलिए हाथों की बात भी फिर से की जा रही है, किस तरीके से हाथ उन्हें क्या दर्शाते हैं। तो सिंबोलिज्म हो चुका है यहाँ पे। आयरनी, अ वीक एंड सबमिसिव वुमन वीविंग अ पिक्चर ऑफ टाइगर। आयरनी मतलब एकदम ऑपोजिट चीज है। तो वो जो वीक सी सबमिसिव सी लेडी हैं, आंट जेनिफर जो हैं, वो एक बहुत ही फियरलेस टाइगर बना रही हैं, एक बहुत ही पावरफुल मैजेस्टिक से एनिमल को बना रही हैं, और बहुत ही खूबसूरती से बना रही है। तो ये आयरनी को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। एलिटरेशन, फिंगर्स फ्लटरिंग, क्या कॉमन है? फिंगर्स फ्लटरिंग। तो जो पहला लेटर है दोनों का, उसकी साउंड जो है वो सिमिलर है। तो जब बैक टू बैक कॉन्जिक्यूटिव दो वर्ड्स होते हैं जिनके पहले जो साउंड होता है वो सिमिलर हो, सेम हो लगभग, तो उसे एलिटरेशन बोलते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिपीटेशन। रिपीटेशन में पूरा वर्ड रिपीट हो रहा होता है, एलिटरेशन में दो बैक टू बैक वर्ड्स के पहले जो साउंड्स होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। फिंगर्स फ्लटरिंग, एफ साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट इन दिस एग्जांपल। इमेजरीज, अब इमेजरी का क्या मतलब है? इमेजरी का रूट वर्ड क्या है? इमेज। तो अगर कोई भी बहुत खूबसूरत ऑथर अगर बहुत खूबसूरती से अपने शब्दों से एक पेंटिंग बनाए, व्हेन एन ऑथर इज सक्सेसफुल इन पेंटिंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर यूजिंग ओनली वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। मतलब उसको पढ़ के दिमाग में आने लगता है। तो जब अगर आपने ये पढ़ी होगी या फिर इस वीडियो को देखते हुए अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे वो प्रांसिंग टाइगर और कपकपाते हाथ, तो मतलब इमेजरी बनाने में एकदम सक्षम हो चुके हैं हमारे यहाँ के पोएट इस वाले पोम के। तो वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली, तो वेडिंग बैंड को इमेजिन कर सकते हैं। सिट्स हेवीली का मतलब यू कैन एक्चुअली इमेजिन कि यहाँ पे एक मार्क बन चुका होगा वेडिंग बैंड का, एक ऐसे कस के गला घोटने वाला टाइप का, उंगली घोट रही है वेडिंग बैंड उनकी। तो घुटन के बारे में बात करें, सफोकेटिंग, एक सफोकेटिंग रिलेशनशिप में है। कॉन्ट्रास्ट के बारे में बार बार बात कर चुके हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आंट जेनिफर एंड दैट ऑफ द टाइगर। तो किस तरीके से आंट जेनिफर, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्थिति में थी, एक अनफॉर्चुनेट मैरिज में थी जहाँ पे वो सबमिसिव थी, compared to the kind of art she was creating of a fearless, brave, magnificent, majestic tiger. तो ये contrast है, opposites, black and white. अब जानते हैं इस खूबसूरती पोएम की ऑथर के बारे में थोड़ा सा। एड्रियन रिच नाम है, ये एक एसेइस्ट रह चुकी हैं, एक पोएट रह चुकी हैं, और रैडिकल फेमिनिस्ट हेलिंग फ्रॉम अमेरिका। तो मतलब फेमिनिज्म, एक्चुअल ट्रू सेंस में जो फेमिनिज्म होता है ना, वो इन्होंने अपनी पोएम के अंदर दर्शाया है। शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पॉपुलर पोएट्स इन द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब 20th सेंचुरी जो थी उसकी सेकंड हाफ में बहुत पॉपुलर हो चुकी थी, और उनकी जो आइडियोलॉजीज थी अबाउट द सप्रेशन ऑफ वुमेन, उसको बहुत बखूबी दर्शाया उन्होंने इन हर पीसेस ऑफ लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने के लिए। She had active participation in the contemporary women's movement, और उस समय के, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है उस समय, तो 20th सेंचुरी के सेकंड हाफ में जब वो जी रही थी, जो सोसाइटी का पार्ट थी, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने किया। मतलब ये सिर्फ लिख नहीं रही हैं, शी वॉज एक्चुअली ऑन द ग्राउंड फाइटिंग फॉर वुमेन राइट्स। शी कन्वेड अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू मिलिटरिज्म एंड रेसिज्म थ्रू अ बॉडी ऑफ वर्क। और मिलिटरिज्म और रेसिज्म के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टिप्पणियां करी हैं। तो ये जो एक पोएट है ना, इनके बारे में जानना तो बनता है। इस पोम के साथ साथ हमारी फ्लेमिंगो बुक भी यहाँ पे खत्म होती है। अब मिलते हैं नए वीडियो में विस्ता बुक को शुरू करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, एंड रिमेंबर, कमेंट सेक्शन आपका है, यू डिसाइड
हाउ वी आर गोइंग टू लर्न. सो मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन में आप और हम एंगेज करते हैं. आपने मुझसे कहा था कि थोड़े डिटेल वीडियोस बनाए जाएं, तो मैंने कोशिश करी इसके साथ. अगर ये भी थोड़ा तेज लगता है और इसमें डिटेल्स कम लगते हैं तो प्लीज़ आई एम मोर देन वेलकम योर फीडबैक. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.